तो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन सी, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके क्या होंगे, 3 मार्कर। सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। एंड क्वेश्चन नंबर 26 इज लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। क्या कहा जा रहा है आपको? लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। आपको रूट 10 को लोकेट करना है। अब रूट 10 को लोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा, राइट। सो दिस इज द राइट ट्रायंगल। अब पहला टारगेट हमारा ये होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये आपका रूट 10 कैसे बने। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं ए बी को 1 लेता हूँ और बी सी को क्या लेता हूँ, 3। मैंने ए बी को लिया 1 यूनिट और बी सी को लिया 3 यूनिट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या कहोगे, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कैन आई से दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी आपका क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। बी आपका क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 10। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा रूट 10 आ गया, ठीक है। अब बस ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने बनाया है, इसी चीज को आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कैसे आप कंस्ट्रक्ट करके दिखाओगे, देखो ये तो हो गई आपकी फिगर, ये आपकी फिगर है। अब यही फिगर आपको बनानी है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। किस तरह से अब आप बनाओगे, देखो ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ। बेस, देखो बेस आपका कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 1, बेस कितना लिया था आपने, 3 यूनिट। अब आप स्केल पे, आप मैं स्केल ले रहा हूँ यहाँ से, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट कितना होगा, 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 यूनिट, और ये हो गया आपका 3। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो ये आपने ये डिस्टेंस ले लिया, कितना आपका, 3 यूनिट। 3 यूनिट, ठीक है। इसको मैं, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। तो इसको हम ओ ले लेते हैं, राइट। अब ये हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना है, सी। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, ठीक है। अब देखो जो ओ है आपका, ओ पर आपको 90 डिग्री बनाना है। ओ पर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो ओ पर आपने बना दिया 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री। या फिर अगर आप चाहो तो पॉइंट सी पर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमने यहाँ पर ओ पर बनाया, तो मैं ओ पर ही बना रहा हूँ। तो 90 डिग्री कैसे बनाओगे, यहाँ कंपास रखोगे, यहाँ एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ कंपास रखोगे, आर्क, फिर यहाँ कंपास आर्क, फिर ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री। अब ये तो पता है आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब ये जो हाइट है आपकी, ये कितनी है, 1 यूनिट है। तो कंपास पे आप स्केल पर रख के 1 यूनिट का डिस्टेंस आप ओपन करोगे और एक आर्क लगा दोगे, मान लेते हैं ये 1 यूनिट है। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए। तो इसका मतलब ये जो ए सी है आपका, ए सी, ए सी, बाय द जस्टिफिकेशन, ये क्या है, रूट 10।
ये क्या आपका √10। अब हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन पर शो करना है, तो यहाँ आप रखोगे कंपस, यहाँ रखोगे पेंसिल, इतना आप ओपन कर दो, कंपस और यहाँ पेंसिल। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। फिर यहाँ कंपास रखोगे, यहाँ पेंसिल रख के उसको नीचे की तरफ लेके आओगे। तो जब आप नीचे की तरफ लेके आओगे तो ये आपका इस तरह से आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा, √10। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, √10। तो इसको आप ले लो पॉइंट डी। तो बस यही आपको शो करना था, लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √10 ऑन द नंबर लाइन। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से बनेगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. अब देखो, ये जो आपको एक डाटा दिया गया है, इस डाटा पे आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। व्हाट वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट इंटरवल है कितना है, 1 to 2। सेकंड कितना है, 2 to 3। ये कितना है, 3 to 5। ये कितना, 5 to 7। ये है 7 to 10, 10 to 15, और ये 15 to 17। अब आप ये देखो, क्या ये इक्वल है? इसका गैप कितना है, इसकी विड्थ कितनी है, 1। इसकी विड्थ कितनी है, 1। इसकी विड्थ कितनी है, 2। इसकी विड्थ 2। इसकी विड्थ 3। इसकी विड्थ 5, और इसकी विड्थ 2। ये अनइक्वल है ना? अनइक्वल वाले केस में फिर आप डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, राइट? तो कैसे बनेगा, अब आप ये देखो। देखो, आपको ये दो इंफॉर्मेशन की बना है, एक एज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले हमें निकालना है विड्थ ऑफ क्लास। कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि फर्स्ट है 1 to 2, तो कितने का गैप है, 1 का, तो इसकी विड्थ होगी 1। ये है 2 to 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। ये है 3 to 5, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट इंटरवल है 5 to 7, तो 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट इंटरवल है 7 to 10, तो 10 - 7 क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 15, तो 15 - 10 क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट इंटरवल है 15 to 17, 17 - 15 कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करोगे, देखो, इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो आपने लिखा, आप लिखोगे 5। और इस इंटरवल की विड्थ क्या है, उससे डिवाइड कर दोगे, और मल्टीप्लाई करोगे जितनी भी विड्थ है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। तो बस सभी के केस में आपको 1 से मल्टीप्लाई कर। बात समझ में आ गया? कैसे निकालोगे, इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेट और इनटू मिनिमम वेट, तो ये 5 ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5। अच्छा, इसका दिखा, इसकी लेंथ ऑफ इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 3 अपॉन इसकी वेट और इनटू में मिनिमम वेट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। आगे आ जाओ, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 डिवाइडेड बाय इट्स वेट इनटू मिनिमम वेट, तो 2 3 जा 6, ये भी क्या आ गया, 3। इसके बाद 5 to 7, ये जो इंटरवल है 5 to 7, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। इसकी वेट कितनी है, 2, और इनटू में लेंथ, तो लेंथ के लिए मिनिमम विड्थ क्या हो जाएगी, अब इनटू में मिनिमम विड्थ दैट इज 1। तो 2 6 जा 12, 6 × 1 क्या हो जाएगा, 6। फिर इसमें आ जाओ, ये इंटरवल है 7 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। इसकी विड्थ कितनी है, 3, इनटू में मिनिमम विड्थ 1, तो 3 3 जा 9, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3। फिर नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 15, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 डिवाइडेड बाय इट्स वेट इनटू मिनिमम वेट दैट इज 1, तो 5 2 जा 10, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2। देन नेक्स्ट इंटरवल है 15 to 17, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। इसकी विड्थ क्या है, 2, इंटू मिनिमम विड्थ क्या है, 1, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपका ऐसे आ जाएगा। अब बस इसी इंफॉर्मेशन पर आपको, जैसे फर्स्ट क्या है, अब कैसे बनेगा, देखो, फर्स्ट इंटरवल क्या है आपका, 1 to 2। फर्स्ट इंटरवल क्या है, 1 to 2, और उसकी लेंथ कितनी है, 5। लेंथ कितनी है, 5। तो देखो इंटरवल क्या है आपका, इंटरवल आप देखो 1 to 2, 1 से लेके 2 तक, और लेंथ कितनी जाएगी, कितनी हाइट तक जाएगा, 5 तक। तो ये आपका फर्स्ट बार ऐसे बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो, नेक्स्ट वाला क्या है आपका? नेक्स्ट इंटरवल है 2 to 3, और लेंथ कितनी है? 3। तो देखो 2 to 3, तो नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा 2 से 3, ये 2, ये 3, और हाइट कितनी जाएगी? 3 तक। तो ये समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल देखो क्या है आपका। नेक्स्ट इंटरवल है आपका 3 to 5, और वैल्यू कितनी है? 3। 3 to 5, तो देखो ये है आपका 3 to 5, ये 3, ये 5, और हाइट कितनी जाएगी? लेंथ कितनी है? 3। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला कितना है आपका? 5 to 7, लेंथ कितनी है? 6। 5 to 7 और लेंथ कितनी है? 6। तो देखो ये 5 है, ये 7 है, और लेंथ, ये लेंथ 5 to 7, और लेंथ कितनी है? 6। तो ये हो गया आपका 6। 5 से 7 और लेंथ कितनी है? 6। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 to 10 इंटरवल है, और लेंथ कितनी है? 3। 7 to 10 और लेंथ कितनी है? 3। तो देखो ये 7 है, ये 10 है, और कितनी हाइट तक जाएगा? 3 तक। तो ये आपका ऐसे बनेगा, 7 to 10 और लेंथ कितनी है? 3। ये भी हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 to 15 और लेंथ कितनी है? 2। 10 to 15 और लेंथ कितनी है? 2। तो देखो ये 10 है, ये 15 है, और कितनी हाइट तक जाएगा? 2 तक। तो 10 to 15 और लेंथ कितनी है? 2। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका इंटरवल? लास्ट इंटरवल 15 to 17, और लेंथ कितनी है? 2। तो 15 to 17 और लेंथ कितनी है? 2। तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया 17, और कितनी लेंथ तक जाएगा? 2 तक। तो ये आपका ऐसे है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इस तरह से होगा। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, तब आपको क्या करना होता है? पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ विड्थ ऑफ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करोगे। फॉर्मूला क्या होगा? जिस इंटरवल की लेंथ निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू जो मिनिमम विड्थ है, इनटू जो मिनिमम विड्थ। इस तरह से करना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन आपका, और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एंड फिगर एक्स एंड वाई। देखो ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड एडी। एक्स जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, ठीक है, और वाई जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एबीसीडी पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऑल्सो बी एक्स एंड डी वाई इंटरसेक्ट एसी। देखो बी एक्स, ये बी एक्स, ये एसी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पी पर। और ये आपका डी वाई है, ये एसी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? क्यू पर। ये हो गया क्यू। तो आपको शो करना है एपी विल बी इक्वल टू पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू सी। ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है आपका, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो इसमें इस क्वेश्चन का गिवन पार्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट हैज बीन गिवन हियर? दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे एबीसीडी इज पैरेललोग्राम इन विच क्वेश्चन में कहा गया ये जो एक्स है, ये मिड पॉइंट है एडी का, इन विच एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एंड और क्वेश्चन में कहा गया है
y is the midpoint of BC and y is the midpoint of BC. Y is the मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू सी, इक्वल टू क्या आ गया, क्यू सी। क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना। अच्छा, आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले आता है फिगर। हाँ जी, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। कैसे लगेगा आप ये भी समझो। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्वेश्चन में कहा गया एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अब हम आते हैं प्रूफ। एज एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। अब एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा? कैन आई से दैट एडी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के। और अगर एडी बीसी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ जो एक्स टी है वो बी वाई के पैरेलल होना चाहिए। बोलो, देन एक्स डी विल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू बी वाई। भैया पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अच्छा, इसके अलावा अब ये पैरेललोग्राम है एंड तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एडी है इट विल बी इक्वल टू बीसी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। तो कैन आई से दैट हाफ ऑफ एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। अब एडी का हाफ एक्स मिड पॉइंट है तो मैं इसको ले सकता हूँ एक्स टी, और यहां से मैं ले सकता हूँ बी वाई, क्योंकि वाई यहां से मिड पॉइंट है। अब देखो, आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक्स बी वाई डी, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, एक्स बी वाई डी। आपने ये प्रूव कर दिया कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है और अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। एस एक्स टी इज पैरेलल टू बी वाई एंड एक्स टी इज इक्वल टू बी वाई, तो आप कहोगे देयरफॉर देयरफॉर एक्स बी वाई डी, एक्स बी वाई डी, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ये एक्स बी है, ये जो आपका एक्स बी है विल बी पैरेलल टू डी वाई, विच इंप्लाइज एक्स बी विल बी पैरेलल टू डी वाई। और अगर एक्स पी डी वाई के पैरेलल है तो मैं ये भी कह सकता हूं फिर, तो एक्स पी जो है वो डी क्यू के पैरेलल होगा, विच इंप्लाइज एक्स पी इज पैरेलल टू डी क्यू। वाई? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, यहां लिख भी दो, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ये लिखा, अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए क्यू डी की। ये देखो इसको, ट्राइंगल ए क्यू डी। अब आपने लिखा नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू डी, इन ट्राइंगल ए क्यू डी, अभी हमने प्रूव किया कि जो एक्स पी है वो डी क्यू के पैरेलल है। एज एक्स पी इज पैरेलल टू डी क्यू एंड एक्स क्या है? मिड पॉइंट है, एंड एक्स इज द एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मिड पॉइंट है ना? तो देखो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? अगर एक ट्राइंगल में अगर एक ट्राइंगल में मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये वाली जो पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप कहोगे इट इंप्लाइज P इज ऑल्सो
It implies P is also the midpoint of AQ. Reason? By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint. अच्छा, जैसे आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट लगा के प्रूव कर दिया कि पी आपका मिड पॉइंट है। पी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। तो जैसे ये प्रूव हुआ कि पी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब एपी जो होगा पी क्यू के इक्वल होगा, विच इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब आप लिखो नाउ इन ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं सी सी पी बी। नाउ इन ट्राइंगल सी पी बी। नाउ इन ट्राइंगल सी पी बी। सी पी बी अगेन एज, देखो क्यू वाई जो है इसके पैरेलल होगा। एज क्यू वाई इज पैरेलल टू पी बी। क्यों? बिकॉज dy is parallel to xb, because dy is parallel to x, तो ये भी पैरेलल होगा। ठीक है। एंड y इसका मिड पॉइंट है, एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ये आपका क्या है? ये मिड पॉइंट है, और यहां से ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट भी फिर मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? विच implies Q is also the which implies Q is also the midpoint of CP. Reason by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. अब देखो जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये इसका मिड पॉइंट है, जैसे ये प्रूफ हो गया कि ये इसका क्या है? मिड पॉइंट है, तो कैन आई से दैट इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो पी क्यू है वो सी क्यू के इक्वल होगा, या पी क्यू जो क्यू सी के इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो फ्रॉम वन एंड टू, अब देखो फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा? आपने कहा कि जो एपी है वो पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू जो क्यू सी के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गए ना। फ्रॉम वन एंड टू एपी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। एपी is equal to PQ, PQ is equal to QC, hence proved। यही आपको प्रूव करना। हाँ जी बोलो, क्या पूछ रहे थे आप? वो क्यों प्रूव करना है? वो पैरेललोग्राम प्रूव कर तो दिया हमने, अब क्यों प्रूव करना है? समझ आ गया? वो बस पैरेललोग्राम के लिए प्रूव करना था। जैसे ही प्रूव हो गया पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव कर दिया कि ये पार्ट इसके पैरेलल होगा और ये पार्ट जो है इसके पैरेलल होगा, तो सीधा कन्वर्स वाला लग जाएगा करने। ठीक है। हो गया क्वेश्चन भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 29 इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो सॉल्यूशन बताना है अगर उस पॉइंट का जो x एक्सिस पर है, एंड विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखो सिंपल सी बात, जब वो कह रहा है x एक्सिस, जब बात हो रही है किसकी? x एक्सिस की, तो आप कहोगे 4x एक्सिस। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y 0 होगा, एम आई राइट? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y क्या होगा? 0। तो यहां पर y की जगह 0 रखो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इस y की जगह 0 हो जाए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 8।
तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फॉर अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो पार्ट टू, जब वाई एक्सिस की बात हो रही है, फोर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स जीरो होगा। तो यहां पर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस टू वाई इक्वल टू एट। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर। तो यहां से क्वेश्चन ये आ जाए। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। आपको कहा जा रहा है इन फिगर, तो ये आपकी फिगर है, लाइन ए बी एंड सी डी। तो ये आपका ए बी है और ये आपका क्या है, सी डी। इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। इफ एंगल एओसी प्लस बीओई, एंगल एओसी प्लस बीओई, ये दोनों एंगल का सब 70 डिग्री है। और एंगल बीओडी, एंगल बीओडी ये एंगल, ये आपका 40 डिग्री है। तो फाइंड एंगल बीओई। तो आपको कहा जा रहा है भैया बीओई ये वाला एंगल बताओ क्या होगा, और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखो। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री। तो आप लिखो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री। अब एओसी को मैं ले रहा हूँ 1 और बीओई को मैं ले रहा हूँ 2। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 70 डिग्री है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में गिवन है एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री। अब बीओडी को हम ले लेते हैं टी। नाउ एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू 40 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल बीओई। आपको फाइंड करना है एंगल बीओई। तो आपको जो फाइंड करना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं एंगल 4। और कैन आई से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ये होगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। अब देखो 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ, प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और 1 प्लस 2, ये कितना आपका 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ आप आ जाओ, आपका एंगल 4 आ गया 110 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल बीओई। वी हैव टू फाइंड एंगल बीओई। और बीओई का मतलब एंगल 2। और देखो बीओडी आपको एंगल 3 आपको गिवन है 40 डिग्री। एंगल 3 आपको गिवन है 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका। अब कैसे, अब एंगल 2 आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना। अगेन एज एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 की जगह क्या आ जाएगा, 110। एंगल 2 की जगह आपको फाइंड करना है। और एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। और एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी है, एंगल 3 की वैल्यू 40 डिग्री। तो ये हो गया 40। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180। 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150। तो ये आ गया 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो आपने निकाल दिया, हो गया 30। और आपको फाइंड करना रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अब सीओई कौन सा एंगल है, पहले तो ये देखो, सीओई, सीओई का मतलब 4। तो इसका रिफ्लेक्स 360 से माइनस करके आ जाएगा, राइट। तो हम लिखोगे नाउ किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, वो 360 से उसको माइनस करके आता है, विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस सीओई। तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस सीओई। सीओई कितना है आपका, 110। तो देखो ये हो जाएगा 250 डिग्री। यही आपको फाइंड करना है।
हो गया क्लियर? ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कितना हो गया? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3 इक्वल टू ए माइनस बी √6। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखो आपको कहा जा रहा है √2 प्लस √3 अपॉन 3 √2 माइनस 2 √3, ये इसके इक्वल है। तो पहले इसको सॉल्व करो। इसको मैं रैशनलाइज करूंगा। 3 √2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 √3 अपॉन क्या होगा? 3 √2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 √3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो। अब ये हो जाएगा √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 इंटू में हो जाएगा 3 √2 प्लस 2 √3 अपॉन में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? a² माइनस b² माइनस b²। अब देखो √2 को 3 √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 क्या होगा? 2, 2 3 जा हो जाएगा 6। और √2 को 2 √3 से करोगे तो 2 √6 हो जाएगा। √3 को 3 √2 से करोगे तो 3 √6 हो जाएगा। और √3 को अगर आप 2 √3 से करोगे तो 2 और √3 इंटू √3 3, तो इसको 60 लिख देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 6। और 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12। ये आपका ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। और 3 √6 प्लस 2 √6 कितना हो जाएगा? 5 √6। और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में ये वैल्यू किसके इक्वल है? a माइनस b√6। a माइनस b√6 इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी वैल्यू आई है 12 प्लस 5 √6 अपॉन 6, इट इज इक्वल टू a माइनस b√6। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12/6 प्लस 5/6 √6 इक्वल टू a माइनस b√6। मैंने स्प्लिट कर दिया न्यूमरेटर को। अब देखो ये तो हो गया 2, और कंपेयर करोगे तो a किसके इक्वल आएगा? 2 के। और √6, ये √6 है, ये भी √6 है। इसका मतलब जो माइनस बी है, माइनस बी, ये इक्वल होगा +5/6। तो माइनस बी इज इक्वल टू +5/6। तो बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, बी की वैल्यू होगी -5/6। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी इज क्वेश्चन नंबर 31। If both x-2 and x-1/2 are factors of this, तो show that p equal to r। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि x-2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। उसका मतलब ये हो गया, आप लिखोगे एस x-2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो ये जो x-2 इसका जीरो क्या होगा? 2। तो इसका भी जीरो फिर यही होना चाहिए क्योंकि वो इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया विच देन 2 शुड बी अ जीरो ऑफ 2 शुड बी जीरो पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे 2 को रखता हूं तो p × 2² प्लस 5 × 2 प्लस आर, ये जीरो के इक्वल आना चाहिए। और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो ये हो जाएगा 4p प्लस आर। और 5 2 जा क्या होगा? 10। राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो -10। पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में
x minus 1/2 is a factor of px square plus 5x plus r. Now x minus 1/2 is a factor of x minus 1/2 is a factor of px square plus 5x plus r. px square plus 5x प्लस आर, उसका जीरो क्या होगा? 1/2. देन 1/2 शुड बी अ जीरो ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर. एग्री करते हो? ठीक है, तो 1/2 रखो यहाँ x की जगह, विच इंप्लाइज p विद इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर प्लस 5, फिर इस x की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 और प्लस आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4p. इसको मैं p/4 लिख सकता हूँ. 5 इंटू 1/2, 5/2 प्लस आर इक्वल टू जीरो. यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4. तो ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, और 4r इक्वल टू जीरो. तो 4 इंटू 0 तो जीरो, यानी कि 4r प्लस p इक्वल टू -10. ये हो गया इक्वेशन. अब देखो जो लेफ्ट राइट हैंड फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है? -10. और सेकंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है? -10. तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. तो फ्रॉम 1 and 2 आप कहोगे 4p प्लस r शुड बी इक्वल टू 4r प्लस p. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4p माइनस p कितना हो जाएगा? 3p. 4r माइनस r कितना हो जाएगा? 3r. ये कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या हो गया? r. आई थिंक यही आपको प्रूव करना था. ये देखो, शो दैट p इक्वल टू r. हो गया प्रूफ. तो आप कहोगे हैंस प्रूफ. और इसी के साथ आपका सेक्शन सी होता है कंप्लीट. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी. और सेक्शन डी का हर क्वेश्चन आपका जो इसकी वेटेज है वो होती है 5 मार्क्स. सबसे ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन यही होता है. इंडिविजुअल क्वेश्चन पे अगर आप देखो तो सेक्शन ए में जो वेटेज है 1 मार्क्स की थी, सेक्शन बी की वेटेज 2, सेक्शन सी की 3, और इसकी होती है 5. और जो सेक्शन ई केस स्टडी होगा आपका उसमें हर क्वेश्चन की वेटेज 4. तो सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन सेक्शन डी के होते हैं. तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से समझना है आपको. देखो इस क्वेश्चन में ये जो फिगर गिवन है, पहले तो मैं आपको फिगर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. ये फिगर आपको गिवन है, राइट. अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है वो मैं समझा देता हूँ. क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 40 डिग्री. कितना है? 40 डिग्री. तो इसी तरह से ये जो एंगल है ये 35 है. तो आपको अब क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, ये देखो. व्हाट वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक तो एक आपको फाइंड करना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी. एक आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बीओडी. तो रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए पहले बीओडी फाइंड करना होगा. बीओडी आ जाएगा तो 360 से माइनस करोगे तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा. एंड हैंस वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर. तो दो चीजें आपको फाइंड कर. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब रिफ्लेक्स ऑफ बीओडी कैसे फाइंड करोगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये एंगल आपका 40 डिग्री है. अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन. हम ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी से लाइन है. अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या देखो, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सबसे पहले आप लिखोगे एयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये बात समझ में आ गया? ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या गिवन है कि ये जो एंगल ए बी ओ है, एंगल ए बी ओ, ये आपका कितना है? 40 डिग्री. यू कैन सी दैट ये आपको गिवन है. दैट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री. और एंगल सी डी ओ ये कितना? 35. तो ये भी लिख लेते हैं. एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ ये कितना आपका?
5 डिग्री। तो अब आपने क्या कहा, वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ लाइन passes through O, draw a line passes through O parallel to AB। हमने मान लिया ये जो लाइन है वो AB के क्या है, पैरेलल। दैट इज हम ये कह रहे हैं कि जो L है वो AB के क्या है, पैरेलल। अब आप ये देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर, नाउ L क्वेश्चन में गिवन है AB CD के पैरेलल है, और बाय कंसेक्शन आपने क्या कहा, AB L के भी पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। एंड AB इज पैरेलल टू L, इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन। अब आप ये देखो, अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइंस के पैरेलल हो तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, विच इंप्लाइज CD इज ऑल्सो पैरेलल टू L। CD और L भी पैरेलल है। अच्छा, अब आप फिगर में देखो फिर से, देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर आप कह सकते हैं हेयर AB इज पैरेलल टू L, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर ये पैरेलल है तो ये जो OB है ये ट्रांसवर्सल होगा, एंड BO इज ट्रांसवर्सल, एंड BO इज ट्रांसवर्स। अब देखो अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको क्या लेता हूं, एंगल 2, तो क्या लेता हूं, एंगल 2, ठीक है। तो कैन आई से दैट, और इसको ले लो एंगल 3, और इसको ले लो एंगल 4, कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू, नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इसी तरह से एंड एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू, या आप लिखो यही सेम रीजन से, या सिमिलरली करके भी लिख सकते हो, सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि यही रीजन रहेगा, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर हो गया था, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एंगल 3 की वैल्यू 40 है, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। और फिर आप कह रहे हो एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 4 35 है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका, 35। तो कैन आई से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस विच इम्प्लाइज एंगल BOD, ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। देखो एंगल 1 कितना है, 40, और एंगल 2 कितना है, 35, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका, 75 डिग्री। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था रिफ्लेक्स ऑफ BOD, नाउ रिफ्लेक्स ऑफ BOD, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD विल बी इक्वल टू, क्या होगा, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स क्या होता है, 360 डिग्री से उसको माइनस कर दो, उसको आपने माइनस कर दिया, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल BOD की वैल्यू क्या है आपकी, 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5, और 15 - 7 कितना होगा, 8, ये 285 आ। अच्छा, अगर आप फिगर पे ध्यान से देखो तो जो रिफ्लेक्स ऑफ BOD है यही तो एंगल एक्स भी है, ये देखो एक्स भी तो यही है,
इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज x is also equal to x which is also equal to reflex of angle BOD. तो x की वैल्यू भी क्या होगी 285 डिग्री एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपको कहा जा रहा है ये जो ए बी है इट इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो कैसे आप प्रूव करो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये आपकी एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। व्हाट हैज बीन गिवन हियर, गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that AB is parallel to CD, right? And what we have to prove? We have to prove that P plus Q minus R equal to 180. P plus Q, P plus Q minus R equal to 180, right? अब इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, थ्रू एफ ड्रॉ लाइन पासिस थ्रू एफ, या इसको एल ले लेते हैं, ड्रॉ ड्रॉ लाइन एल, ड्रॉ लाइन एल पासिस थ्रू, या पहले लिख देते हैं पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी पासिस थ्रू एफ, पासिस थ्रू एफ। कहां से पास हो रही है, एफ से, ठीक है। अब देखो मैं इस एंगल को, ये वाला पार्ट इसको मैं 1 ले रहा हूं, और ये वाला जो पार्ट है लाइन का इसको मैं ले रहा हूँ 2। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप एग्री करते हो 1 + 2 करूंगा तो अब क्यू बनेगा, राइट। क्यू को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो अब आते हैं प्रूफ। सबसे पहले आप ये देखो, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वाई गिवन, एंड एल इज पैरेलल टू, या फिर एंड ए बी इज पैरेलल टू एल, एंड ए बी इज पैरेलल टू रीजन कंस्ट्रक्शन। तो देखो दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो ये आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल। तो विच इंप्लाइज एल इज पैरेलल टू सी डी, ये भी प्रूव कर दिया आपने, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, देखो नाउ एज ए बी इज पैरेलल टू, एज ए बी इज पैरेलल टू एल, राइट, एंड कैन आई से दैट ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल विच इंप्लाइज, तो क्या होगा, ये जो एंगल पी है और ये जो एंगल 1 है इसका सब 180 होगा। यस, एंगल पी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। अच्छा
नाउ अभी आपने प्रूव किया था कि जो एल है वो सी डी के भी पैरेलल है। नाउ एल इज पैरेलल टू सी डी एंड जी एफ एंड जी एफ इज ट्रांसवर्सल एंड जी एफ इज ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, एंगल क्यू, ये एंगल टू, ये वाला जो एंगल टू है, राइट, ये जो एंगल टू है आपका, इट विल बी इक्वल टू एंगल आर, और इंटीरियर एंगल, वेरी गुड। तो एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल थ्री की वैल्यू क्या होगी, एंगल थ्री, कैन आई से दैट हियर एंगल थ्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर, और इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, एंगल थ्री प्लस आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एग्री करते हो, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन टू, और ये जो p प्लस वन इक्वल टू 180 है, इसको ले लो इक्वेशन वन। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 180, और ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 180। तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। बोल सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू, एंगल p प्लस एंगल वन, एंगल p प्लस एंगल वन विल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल थ्री प्लस एंगल आर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180, एंगल P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180। अब ये देखो कि एंगल थ्री की वैल्यू क्या थी, 180 माइनस आर। तो एंगल थ्री की जगह एंगल P प्लस एंगल वन, क्या मैं एंगल थ्री की जगह ले सकता हूँ 180 माइनस आर, और प्लस में क्या हो जाएगा आर। अच्छा, एंगल आर किसके इक्वल है, और एंगल टू के। मैं इसको ले सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल वन इक्वल टू 180 माइनस एंगल टू प्लस आर, हो जाएगा। अब ये माइनस यहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो एंगल P प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू, यहाँ कैंसिल नहीं करना है, जो प्रूव करना है उस पर फोकस करो। और प्लस आर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये बताओ वन प्लस टू क्या है, ये जो पूरा एंगल वन प्लस टू है ये क्यू है, ये क्या है आपका क्यू। तो मैं इसको अगर एक ब्रैकेट में रखूं तो मैं बोल सकता हूं एंगल P प्लस एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 180, यानी कि एंगल P का मतलब P, एंगल Q का मतलब Q, माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, हैंस बात समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक फोकस आपका किस में रहना चाहिए, कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, ओके। Next question of section D is again very important question. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? जैसे कि वाइड का मतलब आपके पास एक टर्पोलिन है जो रेक्टेंगल ऐसे होता है, ऐसे कपड़ा होता है ना, वैसे तरपाल को बोलते हैं। और इससे आपने बनाया क्या है, कोन। आपने इस तरह से कोनिकल टेंट बनाया। इस ट्रपोलिन से आप, ये ट्रपोलिन की जो विड्थ है वो आपको गिवन है, ये विड्थ।
ये आपको गिवन है 3 मीटर। तो पूछा जा रहा है इसकी लेंथ बताओ क्या हो, कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए, जिसकी हाइट यानी कि एच, जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर और रेडियस कितना है 6 मीटर। Assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately। जो लेंथ होगा इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेके चलना है, यानी कि जो भी ये एल की वैल्यू आएगी इसमें हम 20 सेंटीमीटर ऐड करें। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, इससे जो आपने कॉनिकल टेंट बनाया है, अब टेंट जो है आपका वो ये है, नीचे वाला पार्ट तो खाली होगा, तो टेंट सिर्फ ये है रेड वाला पार्ट। टेंट वाला जो पार्ट है आपका, जो टेंट वाला पार्ट है यहाँ पे आपका, वो ये वाला पार्ट हो। और इस वाले पार्ट को कौन के क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है? ये जो रेड वाला पार्ट है यहाँ पे आपका ट्रपोलिन यूज हो। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा ये किस शेप में है, रेक्टेंगल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। पहले बताओ कंसेप्ट समझ में आ गया? तो बस ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैज बीन गिवन, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन है तो एच, ये कितना है 8 मीटर। तो हाइट ऑफ कौन हो गया आपका 8 मीटर। फिर बेस रेडियस कितना है 6 मीटर। तो रेडियस ऑफ कौन, रेडियस ऑफ कौन आर, ये कितना हो गया आपका 6 मीटर। तो इक्वल टू में क्या आ गया आपका 6 मीटर। नाउ कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एरिया ऑफ ट्रपोलिन है, एरिया ऑफ ट्रपोलिन, और यहाँ पे जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो ट्रपोलिन का एरिया किस शेप में होगा, रेक्टेंगल, विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो एरिया ऑफ ट्रपोलिन वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल, ये तो हो गया एल इंटू बी, राइट। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया पाई आर एल। तो सबसे पहले तो आपको एल की वैल्यू निकालनी, एल होता है स्लांट हाइट। नाउ एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो रेडियस कितना है आपका 6, और हाइट कितनी है आपकी 8। तो 36, 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। एल आ गया आपका 10 मीटर। इसको कैपिटल ले लेता हूं ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो रेक्टेंगल वाला जो पार्ट है उसको कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी कर देते हैं, अदरवाइज एल से आप कहीं एल कैंसिल ही ना कर दो। बात समझ आ गया? ठीक है। अब ये एल तो मुझे फाइंड करना है, ये है लेंथ ऑफ ट्रपोलिन, ये मुझे फाइंड करना है। तो एल विल बी इक्वल टू क्या होगा फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, एल विल बी इक्वल टू पाई आर स्मॉल एल यानी कि स्लांट हाइट, और ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी गई है आपको 3.1, और आर कितना है 6, एल आपका कितना आ गया 10, और बी, बी आपका क्या है विड्थ, विड्थ है आपका 3 मीटर। तो विड्थ की जगह आ जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 3। ठीक है। अब डेसिमल रिमूव करोगे तो 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और अपॉन में क्या है 10। तो 628/10, ये हो गया 62/8। अच्छा इसमें मार्जिन ऐड कर दो, एज मार्जिन फॉर स्टिचिंग, एज मार्जिन फॉर स्टिचिंग कितना चाहिए, एज मार्जिन फॉर स्टिचिंग रिक्वायर्ड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ ट्रपोलिन, टोटल लेंथ ऑफ ट्रपोलिन, देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। हाँ जी।
तो ये हो जाएगा कैपिटल एल प्लस 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, ये मीटर हो जाएगा। अब कैपिटल एल कितना है आपका 62.8, तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 0.2 मीटर हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 63 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन सेक्शन डी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में तो आपको रेशियो गिवन है 3:4:5। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बी। पहले लो स्मॉल ए, पहला रेशियो क्या है 3, तो 3x। स्मॉल बी दूसरा रेशियो क्या है 4, तो 4x। एंड स्मॉल सी 5 है, तो क्या हो जाएगा 5x। इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी साइड का सम कर दो। वैल्यू ऑफ ए 3x, तो ये हो जाएगा 3x। वैल्यू ऑफ बी 4x। वैल्यू ऑफ सी 5x। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 144। क्लियर हो गया। 5+4 9, 9+3 12, तो ये हो गया 12x इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। 144/12, ये आ जाएगा 12। नाउ देखो ए आपका क्या था, ए 3x, तो ए विल बी इक्वल टू 3x। x की जगह 12 रखो, तो ये आ जाएगा 36। पेरीमीटर किसमें था आपका सेंटीमीटर, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर। b विल बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ b क्या है 4x, तो b हो जाएगा आपका 4x, तो ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एंड वैल्यू ऑफ c, ये कितना है आपका 5x, तो c विल बी इक्वल टू 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 12, दैट इज 60 सेंटीमीटर। राइट। नाउ रिक्वायर्ड एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एयर एस इज इक्वल टू, अगर पेरीमीटर गिवन हो तो डायरेक्टली पेरीमीटर का हाफ कर दो, और पेरीमीटर गिवन है आपको 144, तो 144 का आप हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रूट एस। एस की जगह क्या आएगा 72, 72 माइनस ए, वैल्यू ऑफ ए इज 36, तो ए की जगह आ जाएगा 36। ए माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या 48, तो ये हो गया आपका 48। और सी क्या है आपका 60, तो सी हो गया आपका 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 72 क्या होता है, 12 6 × 72, तो 72 को लिख लेते हैं 2 2 × 4, 4 3 × 12, 6, 3 × 2, 12 - 6 कितना होगा 6,
और 6 - 3 होगा 36। 36 हो गया 3 × 2 6 और 3 × 2 72 और 48। 12 - 8 कितना 4 24। 24 का मतलब क्या हो गया 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 12 × 2 = 24। और 72 - 60 होगा 12। 12 होगा 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12। तो पूरा हमने इसको एक्सपेंड कर। बात समझ में आ रही है ठीक है। अब देखो पेयरिंग करके 2 का पेयर हो गया तो ये हो जाएगा =2 और 3 का पेयर हो गया तो इनटू में क्या आ जाएगा 3। और ये देखो एक 2 का पेयर और आ गया तो इनटू में हो जाएगा 2। और इसी तरह से एक 3 का पेयर आ गया तो इनटू में क्या हो जाएगा 3। इनटू में क्या हो जाएगा 3। इसके बाद हाँ, ये 2 और ये 2 इसका पेयर आ गया तो इनटू में क्या हो गया 2। और ये 3 3 के साथ कोई और 3 बचा है ये रहा। ये रहा। तो इस 3 का पेयर और बन गया। इसके बाद ये 2 का पेयर बन गया तो ये इनटू में 2 हो गया। और ये आपका 2 का पेयर एक और बन गया यानी कि सभी का पेयर बन गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32। ये हो गया 32 इंटू 3 3 × 9 9 3 × 27। तो ये आपका एरिया आ रहा है। अब इसको ऐसे रहने एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो हो गया। एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी वो आ रही है 60। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाता हूँ इसका मतलब अगर आप यहाँ एक ट्राइंगल लेते हो से दिस इज द ट्राइंगल। Recording in progress. अब देखो ये जो ट्राइंगल है ये हाइट होगी। इसको हम ले लेते हैं हाइट। ठीक है। अब उसने कहा हाइट टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का मतलब ये जो बेस है आपका बेस ये 60 होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमारी यही है। और ये हाइट आपको फाइंड करनी है h। ठीक है। नाउ नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो हमने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आई है 32 × 27। तो यहां मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं 32 × 27 इक्वल टू हाफ इंटू बी। अब बेस क्या है आपका 60 और हाइट आपकी आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई ठीक है। अब देखो तो 2 से इसको आप कैंसिल करोगे 30 आ जाएगा। अब ये 30 जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा प्लस। इसका मतलब ये जो h है इट विल बी इक्वल टू 32 × 27। तो दीदी अभी लिखो कहाँ लिखा है मैंने। तो ये हो गया डिवाइड आप। ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 × 1 = 30 और 3 × 9 = 27। तो 32 को 9 से कर दो 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 और 128। तो ये हो गया 288/10। तो हाइट तो आ गई 28.8 सेंटीमीटर। अच्छा अब एरिया भी फाइंड कर देते हैं। एरिया की भी एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। नाउ एरिया इज इक्वल टू नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना आया था 32 × 27। तो 32 और 27 7 2 जा क्या होगा 14 7 3 जा 21 और 1 22 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा 4 4 + 2 6 6 + 2 8। तो ये कितना हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। सेक्शन डी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 85 मीटर और 154 मीटर। ट्रायंगल की दो साइड तो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है 324 मीटर, तो एरिया पूछा है, तो पहले तो थर्ड साइड निकालना होगा। तो मान लेते हैं ये ए है और इस साइड को मैं बी ले लेता हूं। आप लिखोगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी ए विच इज इक्वल टू 85 मीटर, कॉमा बी विच इज इक्वल टू 140 154 मीटर एंड सी मीटर। थर्ड साइड को क्या ले लिया? सी मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है आपको? 324। तो आपने क्या लिखा? 324। अब एक ही जगह क्या आ जाएगा? पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 324। तो ए की वैल्यू क्या है? 85। वैल्यू ऑफ बी 154 प्लस क्या हो जाएगा? सी, एंड इट विल बी इक्वल टू 324। तो सी विल बी इक्वल टू क्या होगा? 324 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 85 और माइनस क्या हो जाएगा? 154। तो सी विल बी इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करो, 154 और 85, 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 5 13, ये हो गया 239, ये हो गया 239। सी इज इक्वल टू, ये हो गया 324 और 239, 14 माइनस 9 5, 11 माइनस 3 8, 85 आएगा। ये भी कितना आ गया? 85, राइट। अब सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ एस इज इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ एंड वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज 324। तो ये हो जाएगा 324/2। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इट विल बी इक्वल टू एस, एस की जगह क्या आ जाएगा? 162, और ब्रैकेट में 162 माइनस वैल्यू ऑफ ए इज 85। तो ये हो गया 85, ये हो गया आपका 85। 162 माइनस वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी क्या? 154। तो ये हो गया 154, और आई थिंक सी की वैल्यू भी 85 ही थी। तो ये हो गया आपका 85। तो देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 162। 162 माइनस 85, 12 माइनस 5 7, और 15 माइनस 8 7, तो ये हो गया 77। 162 माइनस 154, 12 माइनस 4 8, तो ये हो गया 8, और ये भी हो गया 77। अब देखो एक चीज तो क्लियर है, इसका तो पेयर बन गया, तो इसको तो डायरेक्टली हम बाहर कर देते हैं 77। और 162 को आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं 162 का यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, देन 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और 9 का क्या होगा? 3 3 जा, तो ये हो गया 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक आएगा 2। अच्छा 8 में कितने 2 आएंगे? 8 में कितने 2 आएंगे? 3। तो 8 में 3 2 आएंगे, तो ये भी लिखो।
2 × 2 × 2 × 2। अब देखो आप ध्यान से, ये आ गया आपका 77, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, और इस 2 का पेयर बन गया। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 77 को 36 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 46, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23, 2 7 4 और 3 7 और 2 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The last question of this section, but not least, that is question number 35. Using factor theorem, factor the polynomial. आपको फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पॉलिनोमियल है, दैट इज x³ - 6x² + 3x + 10, राइट? तो आप लिखोगे हेयर px इज इक्वल टू x³ - 6x² + 3x + 10, राइट? फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले x की जगह 1 रख के देखो, पुट x इक्वल टू 1। तो जब x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा p(1), तो ये क्या हो जाएगा 1⁻3। ये क्या हो जाएगा -6 1⁻2। ये क्या हो जाएगा +3 × 1, और प्लस में क्या आ जाएगा 10। अब देखो 10 + 3 13, 13 + 1 14, 14 - 6, ये तो 0 के इक्वल नहीं यार। अब रखना वही है जो इस कांस्टेंट के फैक्टर हो। 1 आपने रख के देखा, अब -1 रख के देख लो, पुट x इक्वल टू -1। तो p(-1), अब जहां आपको 1 दिखाई दे रहा है वहां -1 डालो, तो ये क्या हो जाएगा -1⁻3 -6 × -1⁻2, 3 × -1 + 10। अब ये चेक करो, ये आएगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस, प्लस माइनस क्या होगा -6 -3 + 10, ये आएगा -10 + 10, ये 0 आया। ये 0 आया जब x इक्वल टू -1 था, तो -1 लेफ्ट हैंड साइड में जाके +1, दैट इज x + 1 is one of the factor of px। अब रिमेनिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे, x + 1 को हम px से डिवाइड कर देंगे, और px की वैल्यू क्या है x³ - 6x² x³ - 6x² + 3x + 10 + 3x + 10, ये आपका कुछ इस तरह से। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है x³, और यहां से फर्स्ट टर्म क्या है x³ / x क्या हो जाएगा x², तो ये हो गया x²। यहां आ जाएगा x², मैंने यहां रख दिया। अब x × क्या होगा x³, और 1 × क्या होगा x²। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, -6 माइनस, ये हो गया -7x², प्लस में क्या आ जाएगा 3x, और प्लस में क्या आ जाएगा 10। अब यहां से देखो फर्स्ट टर्म क्या है -7x, और यहां से x, तो -7x² को x से डिवाइड, तो -7x, ये हो गया -7x। ये हो गया -7x। अब -7x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -7x², और 1 को -7x से करोगे तो क्या आएगा -7x। तो ये हो गया आपका प्लस, ये भी प्लस,
ये कैंसिल, 7x प्लस 3x क्या होगा 10x और प्लस 10। अब यहां से जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो 10x है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म तो x ही है। अब 10x को 10x को x से डिवाइड करो 10 आएगा, तो ये हो गया प्लस 10। अब 10 इंटू एक्स क्या होगा 10x, तो ये हो गया 10x और 10 इंटू 1 ये होगा प्लस 10, ये होगा प्लस 10। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया 0। नाउ रिमेनिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करो, 10 के फैक्टर बनाओ कि 7 आ जाए, 5 2 जा 10, तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन फैक्टर है और x माइनस 2, उसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर एक्स क्यूब था तो 3 फैक्टर्स होंगे, एक तो पहले ही आ गया था आपका x प्लस 1, x प्लस 1, दूसरा x माइनस 5 और तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका जो सेक्शन डी है ये होता है आपका कंप्लीट। क्लियर हो गया? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.